हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए फिर से क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी हाल में क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो साथ साथ में आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है, और नहीं पता तो आपको याद जरूर से कर लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि पूजते थे, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, उसके बाद सूरदास। तो इनमें से कौन सा कवि हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आप सबने सही आंसर दिया है, यानी सूरदास। तो सूरदास कौन सी कवि की यानी कौन से भगवान की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास कहाँ पैदा हुए थे, आप सबको यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। अयोध्या में, राजापुर में, हाजीपुर में या प्रयाग में। यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 को भी देखिए फिर आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्त चरित्रों की माला क्या है, यहाँ पे आपको बताने हैं। मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल या रत्नमाल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भक्त चरित्रों की माला क्या है, भक्तमाल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है। तो शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया है, यहाँ पे आप बताने हैं। शिवाजी की, शिव पूजन की, या महाराणा प्रताप की, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 में कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया है 5 में। छत्रसाल दशक किसकी कृति है। जो छत्रसाल दशक के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताने हैं। द्विजदेव, जयदेव, भूषण या मतीराम। तो इनमें से 5 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी भूषण की कृति है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 को भी देख लीजिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि बिखरे मोती क्या है। तो इनमें से बिखरे मोती क्या है, यानी उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, या कहानी संग्रह है। यहाँ पे 6 में कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया है 7 में। सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताने हैं। सुमित्रा नंदन पंत, या निराला, या महादेवी वर्मा, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे 7 में कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि गाँव का घर कविता के कवि हैं, यानी जो गाँव का घर कविता है इसके कवि कौन है, यहाँ पे बताने हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे बताने की जो अयोगवाह वर्ण है उनकी संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो मैं आपको बता दूं कि जो अयोगवाह वर्ण है वो अनुस्वार, यानी जो अनुस्वार होता है उसके बाद जो विसर्ग होता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इसलिए इनकी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 हो जाएगा। तो आपको अयोगवाह वर्णों को याद रख लेना है कौन कौन से हैं, अनुस्वार है और विसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो 10 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया है 10 में। परिविशेषण कहते हैं, तो परिविशेषण किसको कहते हैं आप सबको यहाँ पे बताने हैं। चलिए ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशेषणों की विशेषता, यानी जो विशेषणों की विशेषता बतलाता है उसी को परिविशेषण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो 11 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। तो किसका रूपांतर नहीं होता है लिंग भेद में, सर्वनाम का, कारक का, संज्ञा का, विशेषण का। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है, यानी यहाँ पे जो स्वर वर्ण ए है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सी जगह से बोली जाती है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए अब आप लोग ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालू से इसका आवाज यानी इसका उच्चारण किया जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 को भी देख लीजिए, पूछा गया है कि निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको अयोगवाह वर्ण के बारे में बता दिया कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, अनुस्वार, जो कि मैंने आपको बता चुका है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है, ये दोनों अयोगवाह वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, यानी यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है आप सबको बताना है। संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इस काल का कौन सा रूप है, यानी संदिग्ध वर्तमान रूप है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और जैसा कि आप लोग जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न जो है थोड़ा सा यानी हार्ड है, इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे आपको देखने की कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध लिखा गया है। यहाँ पे 15 में जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी जो नैसर्गिक है ये बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध शब्द है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, 16 को देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द को चूज करना है कि कौन सा होगा। चलिए ऑप्शंस को देखिए और आप लोग ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो तत्कालीन है वो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, यानी यहाँ पे आपको गलत शब्द को चूज करने की कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए सही है या नहीं है, महात्म्य में देखिए, शताब्दी को देखिए, उसके बाद पारिवारिक को देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, यानी इसका वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या पूछा गया 18 में। कली शब्द का सही अर्थ क्या है। तो कली का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। कलियुग, अधखेला फूल, चूना पत्थर या आने वाला कल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कलियुग, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब 19 को भी देख लीजिए, पूछा गया है कि अमित शब्द का सही अर्थ है। तो अमित का यहाँ पे सही अर्थ क्या हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया है आप सबने, यानी अनंत। तो अमित का अर्थ क्या होता है, यानी अनंत होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए सभी ऑप्शंस को देखिए फिर आप लोग मिलाइए कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा कांत पति, यानी जो कांत है, कांत और पति दोनों क्या है, यानी ये पर्यायवाची शब्द है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको सही सुमेलित विकल्प को चूज करना है, कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिति और सीमा, ये दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 को भी देख लीजिए, पूछा गया है कि वसन शब्द का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको वसन का मीनिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ऑप्शंस को देखिए, यहाँ आप सबने पढ़ चुका है कि जो वसन का अर्थ होता है वो होता है कपड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि बातचीत किस विधा की रचना है, इनमें से कौन सी विधा की रचना है बातचीत। देखिए आलोचना होगा, गीत होगा, शोध होगा या निबंध होगा। तो आप सबने बार बार पढ़ चुका है कि बातचीत ये क्या है, ये निबंध है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 को भी देख लीजिए, पूछा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जी हाँ, तो किसके मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत में, यहाँ पे बताने हैं। तो 24 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं फ्राइडे के मुख से। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। जी हाँ, यानी जो कहानी है उसने कहा था, तो उसमें कौन से शहर का चित्रण किया गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है।
इनमें से लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, देखिएगा आप लोग। चलिए आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, फिर आपको याद में आ जाएगा कि क्या नाम है गांव का। यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांझे। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, तो 27 भी आ चुका है। पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, ये इसके लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो कौन से ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए तो कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो ये किसका कल्पित रूप है आप सबको बताने हैं। चलिए देखिए ऑप्शंस को, शंकर और पार्वती का, या राधा और कृष्ण का, राम और सीता का, विष्णु और लक्ष्मी का, इनमें से कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। चलिए 30 का भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जी हाँ, तो कौन सी कृति पर उनको मिला था पुरस्कार, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उर्वशी पर मिला था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन लेकर आए हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हर हाल में क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी बीच में मत छूलिएगा, अभी पूरी क्लास को आपको करना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना भी नहीं भूलना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके। चलिए आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, यहाँ पे आप सबको बताने। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी आज्ञे। तो इसके नाटककार कौन है, आज्ञे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 की ओर। 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। जी हाँ, तो भगत सिंह के कौन थे, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, तो यहाँ पे थे वो भाई, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो कौन से पत्र का संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी आ चुका है। पूछा गया है कि आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है। जी हाँ, तो कैसी कृति है आधे अधूरे, यहाँ पे बतानी है, यानी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या कविता है। तो यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एक नाटक है। चलिए तो बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि तमचूर का अर्थ होता है, तो तमचूर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। उल्लू, कौवा, तोता या मुर्गा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुर्गा होता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो 36 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि कामायनी के रचयिता कौन है, इनमें से कौन कामायनी के लेखक है, आज सबको बताने हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे 36 में क्या होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 भी आ चुका है। पूछा गया है कि कंकाल क्या है। जी हाँ, तो इनमें से कंकाल क्या है, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है। तो यहाँ पे 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंकाल एक उपन्यास है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में आ चुका है कि प वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है, यानी जो यहाँ पे प वर्ण दिया हुआ है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो मैं बता दूं कि जो प वर्ण है, यानी प वर्ग में जो आपका आता है प, फ, ब, भ, म, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ, यानी कि होंठ से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जी हाँ, 39 भी आ चुका। पूछा गया है कि कबूतर की निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से कबूतर कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, आप सबको बताने हैं। जाति, भाव, समूह या व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबूतर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 भी आ चुका है। पूछा गया है कि शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। जी हाँ, शौ, जिसका नाम है तलवशो, तो तलवशो मतलब इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 भी आ चुका। पूछा गया है कि यह गाड़ी मेरी है,
इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पे जो इस वाक्य में यह आया है यह किस प्रकार का विशेषण है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 को। जी हाँ, तो 42 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है, यानी आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा, जो ये मुहावरा है ये कौन सी भाषा का शब्द है आप सबको बताने, फारसी, अरबी या पुर्तगीज या चीनी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुहावरा एक अरबी शब्द है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 43 की ओर। यहाँ तो 43 भी आ चुका है, पूछा गया है कि तौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तौ वर्ग, तो मैं बता दूं कि जो तौ वर्ग है, तौ वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तौ, थौ, द, ध, नौ, ये जितने भी यहाँ पे 5 आते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत, यानी दांत से होता है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 की ओर। जी हाँ, 44 भी आ चुका है, पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द है, यानी शब्द है जिसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे 44 में जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी ज्योतिर में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, तो 45 भी आ चुका है, पूछा गया है कि आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा, आत्मा का यानी परमात्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 भी आ चुका है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही सुमेलित है, आप सबको बताने हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए, 46 में बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया आप सबने, यानी कि जलद, बादल, ये दोनों जो है क्या है पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 47 की ओर। 47 भी आ चुका है, पूछा गया है कि कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है। तो कीर्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रचना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जी हाँ, तो 48 को भी देखिएगा, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि अशक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अशक्त का जो यहाँ पे सही अर्थ हो जाएगा यानी कि निर्बल, यानी कमजोर, बिल्कुल हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 भी आ चुका है, पूछा गया है कि तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या है। तो तृप्त का जो यहाँ पे सही अर्थ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संतुष्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। अविगत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अविगत का सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पे 50 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नहीं बीता हुआ, यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिंदी 100 मार्क्स का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी प्रश्न कवर कराए यहाँ से सीधे आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।